अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आपकी मेज़बान सना हारून। अगर एक तरफ सोग हो, दूसरी तरफ इंतकाम की कस्में खाई जा रही हों, एक जाने मुज़ाकरात की बात हो और दूसरी तरफ मिसाइल तैयार खड़े हों, तो क्या दुनिया वाकई अमन की तरफ जा रही है या एक और बड़ी जंग की तरफ? ईरान ने अपने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनी को सुपुर्द खाक कर दिया, मगर कहानी तदफीन पर ख़त्म नहीं हुई, बल्कि शायद यहीं से एक नया बाब शुरू हो रहा है। तेहरान का लहजा पहले से ज़्यादा सख्त है, इसराइल के बयानात पहले से ज़्यादा जारयाना हैं, अमेरिका राब्तों का भी दावा कर रहा है और अस्करी दबाव भी बरकरार रखे हुए है। सवाल ये है कि असल गेम क्या है, और ज़रा पाकिस्तान को भी देखिए। एक तरफ ईरानी वज़ीर ख़ारजा का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से रबता, दूसरी तरफ वाशिंगटन में पाक अमेरिका मुज़ाकरात, जबकि बलूचिस्तान की अगर बात करें तो वहाँ पर दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ अहम फैसले। क्या ये सब अलग अलग वाक़यात हैं या एक ही बड़ी तस्वीर के मुख्तलिफ रुख हैं? आज हम कोशिश करेंगे कि हकीकत तक पहुँचें, क्योंकि सवाल सिर्फ ईरान या इजराइल का नहीं है, सवाल पूरे खत्ते के मुस्तकबिल का है। आखिर ये खत्ता कहाँ जा रहा है? आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मेरी बहुत मोअज़्ज़ज़ मेहमान डॉक्टर शाज़िया अनवर चीमा, जो कि जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। डॉक्टर साहबा, बहुत शुक्रिया आपका, आपके कीमती वक्त का। वेलकम कहेंगे आपको शो में। डॉक्टर साहबा, ये बताइएगा कि अगर हम आज पूरा सिनेरियो देखें तो एक अजीब सी कन्फ्यूजन नज़र आती है। एक तरफ अमेरिका कहता है कि नेगोशिएशन जो है उसके दरवाजे जो हैं वो बंद नहीं हुए हैं, अब ये नेगोशिएशन हो सकती है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मिलिट्री प्रेशर भी बढ़ रहा है, ईरान मुसलसल सख्त मैसेज दे रहा है और इजराइल भी अपनी पोजीशन से पीछे हटने को तैयार नहीं है, नज़र नहीं आ रहा है। आप क्या समझती हैं, आपके नज़दीक असल जो है वो गेम प्लान है क्या? क्या ये सिर्फ दबाव बढ़ाने की स्ट्रैटेजी है, प्रेशर बिल्डअप करने की स्ट्रैटेजी है, या वाकई आप समझती हैं कि कोई बड़ा मिलिट्री फेज जो है वो शुरू होने वाला है? सबसे बड़ा मसला ये है कि कोई स्ट्रेटजी है ही नहीं। हमारा ये ख्याल है कि ये दुनिया जो है वो कुछ ज़हीन लोग चला रहे होते हैं, दफ्तरों में बैठे हमारे फैसले कर रहे। लेकिन इस दहाई ने हमें ये बताया है कि ऐसी कोई चीज मौजूद नहीं है। कुछ रूम टेम्परेचर लेवल का भी उनका आईक्यू नहीं है, जो लोग हमारी जिंदगियों के फैसले कर रहे हैं और बैठकर दुनिया को आग में झोंक रहे हैं। ये तो है उसका एक सादा सा जवाब कि कोई स्ट्रेटजी है ही नहीं। अगर कोई स्ट्रेटजी है नहीं और सब टामक तो यहाँ मार रहे हैं, तो फिर किस दीवार से अपना सर फोड़ रहे हैं और किस तरफ जा रहे हैं? अमेरिका का प्रॉब्लम ये है कि वो इस जंग को जारी नहीं रख सकता। रखना चाहता और ना चाहना एक और बात है। वो रख नहीं सकता क्योंकि उसके पास कैपेसिटी नहीं है। वो माइनस न्यूक्लियर हर चीज आजमा के उसने देख ली है। जहां तक ग्राउंड फोर्सेस जो हैं वो ईरान के ऊपर लाने की बात है, तो कम से कम ईरान जैसे जोग्राफिया के लिए 1.5 लाख से ज्यादा उनको ग्राउंड ट्रूप्स चाहिए, और साथ में फिर इतनी दूर से ग्राउंड ट्रूप्स अगर 1.5 लाख तक आने हैं, क्योंकि ईरान की बहुत बड़ी जोग्राफिया है, बहुत बड़ी फौज है, तो फिर उसका तमाम जो है सिस्टम जो है उस सारे को सिर्फ फौजी तो उठाकर कहीं पटक नहीं देने होते। तो ये इसकी उनके पास पॉलिटिकल विल नहीं है और शायद इतनी उनके पास कैपेसिटी भी नहीं है। वो जंग जारी नहीं रख सकते मगर वो शिकस्त तस्लीम करने को तैयार नहीं है। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और ईरान जो है वो जंग जारी रख सकता है इन सेंस कि उसका तो ऑब्जेक्टिव ही जो है वो बर्दाश्त करना है, उसका गोल ही जो है वो सरवाइव करना है। वो जारी तो रख सकता है मगर वो एस्केलेशन लैडर से पैर हटा सकता है, जो कि वो नहीं हटा रहा है। उसने एक दफा ये देख लिया है कि इतनी बड़ी ताकत ने आकर उसका कुछ नहीं बिगाड़ा। कुछ ना बिगाड़ने से मुराद है कि प्रैक्टिकली ना तो वो उसको बाल्कनाइज कर सका, ना ही वहां पे कोई ऐसी रिजीम चेंज हुई, उनकी हुकूमत इंटैक्ट है। लाखों की तादाद में लोग जो हैं आपने देखा होगा फ्यूनरल प्रोसेशन में बाहर निकले हुए हैं। रैली अराउंड द फ्लैग का जो इम्पैक्ट है वो हर जगह पे दिखाई देता है। तो अब वो भी जरा सी बात के ऊपर जो है वो एस्केलेशन के ऊपर जो है वो फुल थ्रॉटल जो है वो आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं, बगैर ये सोचे कि ग्लोबल साउथ के अंदर इस मीडिएशन में बहुत से और कैरेक्टर इन्वॉल्व हैं जिनकी पोजीशन बहुत ऑकवर्ड हो गई है। और ऑकवर्ड इन अ सेंस के वो इस खित्ते के अंदर कोई मुस्तहकम किस्म का सिक्योरिटी फ्रेमवर्क चाहते हैं, और वो सिक्योरिटी फ्रेमवर्क जो है वो हासिल तब तक नहीं हो सकता जब तक कि ईरान का मसला हल नहीं होगा। और ईरान को स्ट्रेटेजिक पेशेंस का सामना करना चाहिए, ईरान को स्ट्रेटेजिक पेशेंस के साथ आगे चलना चाहिए। अगर 3-4 जहाज कहीं से स्नीक आउट हो रहे थे ओमानी वाटर्स से, भले के एमओयू के आर्टिकल 5 में लिखा है कि इंतजामी अमूर ईरान के पास रहेंगे, ईरान बिल्कुल जस्टिफाइड है ये कहने में कि मेरी डिटरेंस को अगर मैं थोड़ी सी भी रेड लाइन क्रॉस करने दूंगा तो ये मेरे ऊपर चढ़ दौड़ेंगे, ये बात भी ठीक है। लेकिन उससे ये है कि सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो गई।
ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ईरान के जो सुप्रीम लीडर की तदफीन के बाद जिस अंदाज में बयानात सामने आ रहे हैं, इससे लगता है कि अब मामला सिर्फ जज्बात का नहीं है बल्कि स्ट्रेटेजिक रिस्पांस का भी है। आपको क्या लगता है कि ईरान फौरी रिएक्शन देगा या फिर एक सोचे समझे गेम प्लान के तहत आगे बढ़ेगा? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अब ज़ाहिर सी बात है, अभी हमने भी देखा कि दुनिया भर से 90 ममालिक से जो है उनकी वफूद पहुँचे और एक बहुत बड़ा हमने देखा कि करोड़ों लोगों का मजमा था आयतुल्लाह खामनेई की तदफीन के वक्त। तो इससे तो ये जाहिर हो रहा था कि दुनिया उनके साथ खड़ी है, जिस तरह से 90 ममालिक जो है वफूद वहाँ पहुँचे। लेकिन अब जो सूरत हाल है उसमें जिस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं ईरान की जानिब से भी, और कहा यह जा रहा है कि जी अब हम बदला ज़रूर लेंगे, तो ये किस तरफ इशारे हैं और क्या वाकई, क्योंकि अभी जो ब्रेकिंग आई अब से कुछ देर पहले डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान आया है कि हम तो कह चुके हैं कि जी जंग बंद हो चुकी है और ईरान के साथ मुज़ाकरात होंगे। तो एक तरफ मुज़ाकरात की बातें, दूसरी तरफ इस तरह के एस्केलेशन की तरफ जाना या फौजी उनकी जो ट्रूप्स हैं वो हरकत में आएँ और इस तरह की बम्बार्डमेंट हो, तो फिर मुज़ाकरात आपको लग रहा है कि होंगे? जहां तक मुज़ाकरात का ताल्लुक है, तमाम कॉन्फ्लिक्ट जो हैं वो अल्टीमेटली मुज़ाकरात पे ही खत्म होते हैं। अगर हम इस बेस लाइन को लेके चले तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास टाइम फ्रेम नहीं है, बट हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट भी होना तो तय तो मुज़ाकरात से ही होना है। फार रिसेंट हिस्ट्री में तमाम जो है कॉन्फ्लिक्ट मुज़ाकरात से तय हुए हैं। फार हिस्ट्री की तरफ अगर आप जाएं तो वहां पे आपको खून की नहरें बहती हुई जो है वो और आग लगाते हुए वो आपको हलाकू चंगेज खान के जमाने में उस तरह की डिसाइसिव किस्म की डिफीट और विक्ट्रीज हमें हिस्ट्री में मिल जाती हैं, रिसेंट हिस्ट्री में नहीं मिलती। बिल्कुल। तो ये तय हुआ कि मुज़ाकरात से ही मसला हल होना है, लेकिन मुज़ाकरात की मेज पर बैठने के लिए किन पॉइंट्स पे बात होनी है? क्या उन्हीं 14 पॉइंट्स पे बात होनी है जो MOU के हैं? ऑब्वियसली वो तो पॉइंट्स उन पे तो डिस्कशन हो चुका है। अब जिस तरीके के जो सिनेरियो बनता जा रहा है, तो आप क्या समझती हैं कि अब जो है उनका जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या होगा, मेजर फोकस किस पे होगा? अगर ये 11 की बात हो रही है, फिर 14 की, अगर ये दोनों फरीकैन किसी ना किसी सूरत बैठ जाते हैं तो मेरा ख्याल है ये MOU को दोबारा से रीफ्रेज करने की बात होगी, क्योंकि ट्रंप ने बहुत अजलत में वारसाई पैलेस में इस पे साइन तो कर दिए, क्योंकि जब उनको उनके इक्तिसादी माहिरीन ने बताया कि आप सुपरफिशियली मैनिपुलेट करके मार्केट को स्टेबल कर रहे हैं, जिसके लिए उसकी कॉस्ट आप ये पे कर रहे हैं कि अमेरिका के अपने जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व हैं जो हमारी अपनी जरूरत के लिए हैं, हंगामी हालात के लिए, आप उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब आपने उनको भी इस्तेमाल करते हुए क्रिटिकल लाइन को छू लिया है और 14-15 दिन हमारे पास बाकी रह गए हैं, उसके बाद हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाज़िया अनवर चीमा जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। शाज़िया साहिबा, बात ये हो रही थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ का जिक्र जो है मुसलसल हो रहा है। आप क्या समझते हैं, अगर यहाँ पर कशीदगी मज़ीद बढ़ती है तो क्या सिर्फ तेल की जो तरसील है वो मुतासर होगी या इसका जो इम्पैक्ट है वो आलमी मईशत पर, इलाक़ाई सिक्योरिटी पर और बिलखुसूस पाकिस्तान पर भी पड़ेगा? इशारा किया है, क्योंकि यहाँ से सिर्फ जो है वो एनर्जी नहीं है, तेल नहीं गुजरता है, यहाँ से बाकी कमोडिटीज भी गुजरती हैं और दुनिया की 10% से ज्यादा जो है कार्गो जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से गुजरता है। तो इस वजह से हर चीज पे फर्क पड़ेगा और सिक्योरिटी का इशू तो ये ऑलरेडी बन गया है, क्योंकि चाइना को कंटेन करने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के ऊपर अमेरिका का कंट्रोल होना या उसका एटलीस्ट खुला होना और गल्फ में उसके अपने अड्डे होना ये बहुत जरूरी है। तो यही सारे इसके ताने बाने हैं जो कि चाइना बैक पे है और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस रीजन को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ईरान जो है इसको ऑपरेशनलाइज करे ओमान के साथ मिलके, मगर उसका एक फ्रेमवर्क तैयार होने तक ईरान का स्ट्रेटेजिक पेशेंस जो है उसके लिए बहरहाल जरूरी है, क्योंकि गल्फ के कंट्रीज ऑलरेडी बहुत इंटिमिडेटेड हैं ईरान से, कोई उनके दरमियान दोस्ती नहीं है, कोई मोहब्बत नहीं है। तो अगर उनको और ज्यादा इतना मुतनफर किया जाएगा और उनके जहाजों पे हमले किए जाएंगे तो एज अ मीडिएटर हमारे लिए एक बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन बन चुकी है ऑलरेडी और आगे भी बनेगी। और अमेरिका तो ऑलरेडी जो है इंडोनेशिया से कह के स्ट्रेट ऑफ मलाका जो है उसको भी जो है एज अ लिवरेज इस्तेमाल करने लगा है चाइना के लिए। तो ये पूरी जंग जो है ईरान से एज अ वीकेंड वॉर मुसल्लत की गई थी, जिसका मकसद जो है वो वीकेंड पे ईरान को जो है वो बाल्कनाइज करना और फिर आगे मूव ऑन कर जाना चाइना को कंटेन करने के लिए। लेकिन जो
इस तरह के काइनेटिक एक्शंस होते हैं, उनके ऑर्गेनिक आउटकम होते हैं। तो वो आउटकम नहीं रहा जो कि उन्होंने सोचा, और अब उस के नतीजे में वो एक ऐसी दलदल में धंस गए हैं अमेरिका कि उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि अब हम अगर इससे निकलते हैं तो हम बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं कि हम एक मिडिल पावर के सामने घुटने हमने टेक दिए हैं, हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वो अब हमारे सामने सीना तान के खड़ा हो गया। तो कुछ ना कुछ तो हमें बिगाड़ना ही है। अब कुछ ना कुछ बिगाड़ने के लिए आपको क्या करना है, वो उनके पास कुछ नहीं है सिवाय इसके कि वो साजिशें करते रहें इधर उधर और ईरान को उकसाते रहें, प्रोवोक करते रहें। अब ईरान को प्रोवोक करते हैं, ईरान एस्केलेशन लैडर पे एक कदम की बजाय 3 कदम रख देता है। 3 जहाजों पे जो कि गल्फ के जो फ्लैग होल्डर्स थे उन पे अटैक किया, फिर अमेरिका ने ईरान पे अटैक किया और ईरान ने फिर उसके बाद बहरीन और कुवैत पे उनके अड्डों पे अटैक शुरू कर दिया। तो ईरान को भी ये सोचना चाहिए कि गल्फ के कंट्रीज ने ये सिक्योरिटी अरेंजमेंट रखा ही इसलिए था क्योंकि उनको ईरान एज अ स्ट्रक्चरल थ्रेट बनाकर पेश किया गया था और वो ईरान से उनके अच्छे रिश्ते नहीं थे। अब रातों रात वहां से वो बेस से जा नहीं सकती हैं और उनकी एग्रीमेंट्स होते हैं, लंबे एग्रीमेंट्स भी हो सकते हैं, 20 साल 30 साल। उनसे ये तवक्को करना कि आप उनको इस तरह से हर दफा जो है वो रिटेलिएट करें, या तो अपने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाएं और डायरेक्ट अमेरिका पे हमले शुरू कर दें, वो आपने नहीं करने। तो आपने एक गो में किए, पूरी दुनिया ने देखा, किसी ने एतराज भी नहीं किया, आपके हमलों को जायज भी समझा। लेकिन अब हर प्रोवोकेशन पे आप गल्फ के ऊपर अटैक शुरू कर देंगे तो हमारे गल्फ के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और हमारे ताल्लुकात ही जो हैं वो इस वक्त काम भी आ रहे हैं और वो खामोशी से बैठे हुए हैं और हम दौड़ते फिर रहे हैं एक एक मुल्क के पास उनको ये कहते हुए कि आप रिस्ट्रेन से काम लें, मगर ईरान के अंदर से आपको इंतकाम इंतकाम के नारे सुनाई देते हैं, जो फारसी में इंतकाम और उर्दू में एक ही लफ्ज है। तो वो पूरे प्रोसेशन में लोग हार्ड लाइनर वहाँ पे इंतकाम की बात करें, तो इंतकाम किससे उन्होंने लेना है और क्या लेना है। अच्छा डॉक्टर साहबा, ईरान, अमेरिका और इजराइल जो है तीनों ही अपनी अपनी जो पोजीशंस हैं वो वाजे कर रहे हैं, लेकिन पसे बढ़ता जो है वो सिफारती अगर राब्ते की बात की जाए तो वो भी जारी हैं, क्योंकि हमने देखा कि ऑब्वियसली नेतन्याहू से डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात भी हुई, उनसे राब्ता भी हुआ। तो क्या हमें सिर्फ बयानात देखने चाहिए या आप समझती हैं कि असल जो डिप्लोमेटिक मूव्स हैं वो कहीं और ही हो रहे हैं? डिप्लोमेटिक मूव्स तो हमेशा जो है वो बंद दरवाजों के पीछे होते हैं। हम तो बैठ के डॉट कनेक्ट कर रहे होते हैं। किसी बड़े डिप्लोमेट ने कहा था एक दफा, मुझे नाम उनका मेरे से एस्केप हो रहा है, उन्होंने कहा था कि the one who knew everything, who know everything, they will tell you nothing, and the one who know nothing, they will tell you everything. तो ये बंद दरवाजों के पीछे ही सब कुछ हो रहा होता है। और नेतन्याहू ने फरमाइश की है ट्रंप से मिलने की और ट्रंप को बहुत अच्छी तरह से इस बात की आगाही है कि उसको इस गड्ढे के अंदर नेतन्याहू ने फेंक दिया है। अब नेतन्याहू के अपने इलेक्शन भी हैं और बहुत शदीद जो है वहाँ पे आवाजें उठ रही है कि नेतन्याहू के दौरे हुकूमत में इजराइल का बेड़ा गर्क हो गया और जो पब्लिक ओपिनियन उन्होंने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर इस्तेमाल करके मगरिब से ली थी, हमारी ओपिनियन की तो उनके नजदीक मैटर ही नहीं करती, तो वो मिट्टी में मिल गई है। और अब वो दुनिया की एक ऐसी मुल्क बन गए हैं जिससे 95% आबादी जो है पूरी दुनिया की नफरत करती है। तो ट्रंप से मिलने के लिए नेतन्याहू इसलिए जा रहा है और साथ में वो लेबनान के अंदर अपना बफर जोन बनाना चाहता है। और एक अगली फरमाइश उनकी ये है कि सीरिया के अंदर जो अल-शरा अल-जुलानी है उसको कहा जाए कि तुम मोबिलाइज हो जाओ और जाकर हिजबुल्लाह से लेबनान में लड़ो। तो लेबनान में ऑलरेडी एक सिविल वॉर जो है वो प्लान की जा चुकी है। इधर से अगर सीरिया से वो हेड चॉपर अल-कायदा और आईसिस का पुराना जो टेररिस्ट है इनका ही बताया हुआ इसके सर पे बाउंटी थी, आज उसको ट्रू लिबरल डेमोक्रेट बना के वहाँ पे प्रेसिडेंट बना दिए। उसको पुश किया जा रहा है कि तुम जो हो जाके लेबनान में ये हमारी प्रॉक्सी वॉर है वो लड़ो। सीरिया के अंदर जो अल-शरा की जो जितने भी उसके साथ लोग हैं जो कि वहाँ पे इकट्ठे किए गए थे वो 45 से ज्यादा मुल्कों के बाशिंदे हैं, वो सीरियन भी नहीं है। तो खैर उस डिटेल में हम नहीं जाते। तो अब नेटो के अंदर तुर्की को F-35 का जो है वो कैरेट भी दिखाई गई है उसको, क्योंकि एलिजेडली ये भी कहा जाता है कि अल-शरा अल-जुलानी तुर्की का बंदा है। तो तुर्की को कहना है कि पहले तो हमने तुम्हें F-35 नहीं दिए थे क्योंकि तुमने रशिया के S-400 खरीद लिए थे, तो हमने तुम्हें उस प्रोग्राम से आउट कर दिया था। तो अब ट्रंप कह रहे हैं कि मुझे अर्दोगान बहुत पसंद है, मैं उसे F-35 भी दे दूंगा, पता नहीं। तो ये देखिए, इस बंद दरवाजों के पीछे ये हो रहा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को ब्रॉडर वेस्ट ने कैसे खुलवा लेना है, गल्फ के अंदर अपना रसूख कायम रखना है। ठीक, जो इसराइल है उसने अपनी जो एक हेजमोनिक नेचर्स हैं उनको कायम रखना है और ईरान जो है उसने उसमें सरवाइव करना है। और हमारी ईरान से तवक्को है कि आप थोड़ा सा पेशेंस से काम लीजिए। कभी कभी लगता है कि अनजस्ट है
लेकिन इसके अलावा हम और कुछ कह नहीं सकते। हम किसी सेन को एडल्ट इन द रूम जो है उसी को कहेंगे ना कि आप थोड़ा सा समझदारी से सबूत कीजिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाजिया अनवर चीमा आपके कीमती वक्त का, एंड इट वाज अ प्लेजर टू हैव यू इन माय प्रोग्राम। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर कुछ बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर, सियासत के अंदर क्या कुछ हो रहा है। सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक।